हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे एक बड़े से हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए पैसेज दिया जाता है, जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट भी लगता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैसेज लिया हुआ है हिंदी का, और ये पैसेज देख के आप डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा पैसेज ये कैसे ट्रांसलेट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसको आप ध्यान दें तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपको टेंसेज आते हैं, आपको कुछ कंजंक्शन का यूज करना आता है, प्रेपोजिशन आता है, तो आप किसी भी पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और मोस्टली जब उसमें कोई स्टोरी दिया होता है, अगर पैसेज में कोई कहानी है, तो कहानी हमेशा कहानी में पास्ट टाइम की बात होती है। कोई भी कहानी हो उसमें ज्यादातर पास्ट टाइम की ही बात होती है, यानी कि इसमें पास्ट टेंस का यूज ज्यादा होगा। तो देखिए, ये हमारा पैसेज है कि एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। और ये पैसेज यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बच्चों के लिए। इसलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये पैसेज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस हमारा है कि एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो फ्रेंड, जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो सबसे पहले देखिए क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, और अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके लास्ट में क्या आया हुआ है। तो इसमें एक्शन हो रहा है सजाने का, और लास्ट में आ गया है रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले एक बार के लिए यहां पे लिख सकते हैं वंस। एक बार के लिए सबसे पहले यहां पे आप वंस लिख के कॉमा लगा सकते हैं। और इसके बाद एक चित्रकार, कौन सजा रहा था, इसमें सब्जेक्ट है एक चित्रकार, यानी कि एन आर्टिस्ट। एन आर्टिस्ट, वंस एन आर्टिस्ट, कलाकार को आप कह सकते हैं आर्टिस्ट। तो वंस एन आर्टिस्ट, अब सजा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगाते हैं, और एक ही आर्टिस्ट है इसलिए वॉज का यूज करेंगे, वॉज। और सजाना की अंग्रेजी होती है डेकोरेट, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, डेकोरेटिंग। तो वंस एन आर्टिस्ट वॉज डेकोरेटिंग, एक बार एक चित्रकार सजा रहा था। अब क्या सजा रहा था, एक महल को। तो एक के लिए यहां पे हो जाएगा अ, और महल के लिए पैलेस। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि वंस एन आर्टिस्ट वॉज डेकोरेटिंग अ पैलेस, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो पहला सेंटेंस तो जनरली बहुत इजी होता ही है। अब देखते हैं अगला जो सेंटेंस हमारा है कि जब वह दीवारों को रंग रहा था। जब वह दीवारों को रंग रहा था, तब उसके हृदय में अपने काम को दूर से देखने की इच्छा हुई। तो देखिए, जब भी दो एक्शन होता है, एक काम चल रहा है तब तक दूसरा काम भी होने लगे, तो वहां पे आपको वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। अगर दो काम चल रहे हैं, यानी एक काम चल रहा है बीच में दूसरा काम भी हो गया, तो वहां पे आप वाइल का यूज कर सकते हैं। तो जब के लिए यहां पे आप व्हेन या फिर वाइल का यूज कर सकते हैं। तो जब वह दीवारों को रंग रहा था यहां भी आ गया लास्ट में, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाएंगे। सबसे पहले जब के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं वाइल या फिर व्हेन। तो वाइल ही वॉज, जब वो रंग रहा था, वाइल ही वॉज पेंटिंग, वाइल ही वॉज पेंटिंग। और दीवारों को, द वॉल्स, पेंटिंग द वॉल्स। तो वाइल ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स, जब वो दीवारों को रंग रहा था, तब उसके हृदय में अपने काम को दूर से देखने की इच्छा हुई। तो व्हेन या वाइल जब भी आप यूज करते हैं, तब के लिए केवल कॉमा लगा देते हैं। तो उसे इच्छा हुई, अब यहां पे उसके हृदय में इच्छा हुई, तो यहां पे जरूरी नहीं कि एक एक वर्ड की इंग्लिश यहां पे लिखी ही जाए। इच्छा तो हृदय से ही होती है, इसलिए यहां पे सीधे लिख सकते हैं ही विश्ड, उसे इच्छा हुई, या उसके हृदय में इच्छा हुई। सबके लिए आप यहां पे लिख सकते हैं ही विश्ड, उसके हृदय में इच्छा हुई। अब क्या करने की, दूर से देखने की। तो देखने की, यहां पे देखिए देखने, ने आ गया है। अगर किसी वर्ब में ना ने नी आ जाता है, अगर वर्ब के लास्ट में ना ने नी आ जाए, तो क्या करते हैं, उसके पहले टू का यूज करते हैं, यानी इंफिनिटिव का यूज करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा टू सी, देखने की। अब क्या देखने की इच्छा हुई, अपने काम को, अपने काम के लिए हो जाएगा हिज वर्क, टू सी हिज वर्क,
अपने काम को देखने की इच्छा हुई। अब यहाँ पे दूर से देखने की इच्छा हुई, तो दूर से के लिए लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस यानी दूर से। तो ये सेंटेंस था कि जब वह दीवारों को रंग रहा था, यानी कि while he was painting the walls, तो उसे अपने काम को दूर से देखने की इच्छा हुई। यहाँ पे while की जगह पे आप when का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि he wished, उसे इच्छा हुई, to see यानी देखने की, his work अपने काम को, from distance यानी दूर से। अब अगला सेंटेंस देखिए कि पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। अब यहां पे आ गया पीछे हटते हटते, यानी कि जब भी कोई एक वर्ब दो बार आ जाता है हिंदी वाले सेंटेंस में, अगर एक ही वर्ब दो बार आ जाता है, जैसे मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, वह चलते चलते थक गया, तो इस तरह से जब भी कोई एक वर्ड सेंटेंस में रिपीट होता है, दो बार आता है लगातार, तो उसके लिए भी आप while के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे है पीछे हटते हटते, तो सबसे पहले यहां भी आप while का यूज कर सकते हैं, while moving back, पीछे हटना के लिए मूव बैक का यूज कर सकते हैं, या फिर एक रिट्रेट का मतलब होता है पीछे हटना। तो while और while है तो यहां पे आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। while के बाद जब कोई वर्ब आता है तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा while moving back, पीछे हटते हटते। इतना तो हो गया। वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया, पहुंच गया। अब इसमें लास्ट में आ वाला साउंड आ रहा है, और जब सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए वाला साउंड आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। तो वह पहुंच गया के लिए क्या हो जाएगा, ही रीच्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वह पहुंच गया के लिए ही रीच्ड। अब कहां पे पहुंच गया, चबूतरे के छोर तक। तो यहां पे रीच के साथ यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रीच वर्ड आया हुआ है तो इसके साथ आपको कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे वो लिखना है जहां पे वो पहुंचा। तो कहां पे पहुंच गया, ही रीच द एज, किनारे के लिए आप लिख सकते हैं एज या फिर एंड। तो ही रीच द एज, अब किसके किनारे, चबूतरे के। तो चबूतरे के लिए हो जाएगा ऑफ द प्लेटफॉर्म, यहां पे लिख सकते हैं। तो चबूतरे के लिए आप यहां पे प्लेटफॉर्म वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो while moving back यानी कि पीछे हटते हटते, ही रीच्ड, वह पहुंच गया, द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म यानी चबूतरे के छोर तक, उसके किनारे तक। छोर का मतलब क्या है, किनारा ही है, तो उसके लिए आप एज या फिर एंड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह जमीन पर गिर पड़ता। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर वो एक कदम और पीछे हट जाता तो जमीन पर गिर पड़ता। तो जब भी कंडीशन होता है किसी सेंटेंस में तो वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है और उसमें इफ का यूज किया जाता है। बट अब इसमें दो क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉज में हम टेंस कौन सा यूज करें, यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों क्लॉज के लास्ट में गा गी गे आए हुए हैं, जैसे यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो अगर दोनों क्लॉज के लास्ट में गा गी गे आए हुए हैं तो पहले वाला यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से, और जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। वहीं अगर दोनों क्लॉज के लास्ट में ता ती ते आ जाए, जैसे अगर तुम मुझसे कहते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो जब ता ती ते लास्ट में आएगा तो क्या करना है, तो आपको डिपेंडेंट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इनडिपेंडेंट क्लॉज को वुड का यूज करके बनाना होगा। और वहीं अगर दोनों क्लॉज के लास्ट में आ होता, ई होती, ए होते आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पहला वाला जो क्लॉज होगा यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से, और जो इनडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ता ती ते आया हुआ है तो इसमें पहले यानी डिपेंडेंट क्लॉज में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, और दूसरे में वुड का यूज कर सकते हैं। तो यदि के लिए यहां पे पहले आ जाएगा इफ। अब वह एक कदम और पीछे हट जाता, यानी कि इफ ही मूव्ड बैक, इफ ही मूव्ड बैक, यदि वो पीछे हट जाता। अब एक कदम और
इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, वन मोर स्टेप, वन मोर स्टेप, एक कदम और। तो इफ ही मूव्ड बैक वन मोर स्टेप, यदि वो एक कदम और पीछे हट जाता तो वह जमीन पर गिर पड़ता। तो के लिए यहां पे कॉमा लगा देंगे, वह गिर पड़ता, यहां पे आपको वुड का यूज करना होगा। अगर पहले में सेकंड फॉर्म लगाए हैं पहले क्लॉज में, तो दूसरे में वुड का यूज करेंगे, ही वुड। और गिर पड़ना के लिए फॉल डाउन का यूज कर सकते हैं, ही वुड फॉल डाउन, जमीन पर है तो ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि इफ ही मूव्ड बैक वन मोर स्टेप, यदि वो एक कदम और पीछे हट जाता, ही वुड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वह जमीन पर गिर पड़ता। और अगर बहुत ज्यादा टाइम पहले की बात होती है तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट के रूल से और यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। चाहे तो इसको भी ऐसे बना सकते थे कि इफ ही हैड मूव्ड बैक वन मोर स्टेप, ही वुड हैव फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड, ऐसे भी बना सकते थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, पुरानी कहानी है। अब इसके बाद देखिए, उसके नौकर ने उसे देख लिया। अब ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, उसके नौकर ने उसे देख लिया। तो उसके नौकर ने, ये इसमें सब्जेक्ट है, तो यहां पे हो जाएगा हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट। देख लिया, देख लिया, यहां भी देखिए आ वाला साउंड आ रहा है लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट है। और सी मीन्स देखना, सी का सेकंड फॉर्म आएगा सॉ, और उसे के लिए हो जाएगा हिम, सॉ हिम। हिज सर्वेंट सॉ हिम, उसके नौकर ने उसे देख लिया। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। एकदम का मतलब क्या है कि तुरंत ही, उसने तुरंत ही दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। आपको सेंस को पकड़ना है। एकदम के लिए यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, एट वंस का यूज कर सकते हैं, यानी तुरंत ही उसने क्या किया, दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। तो फेंक दिया, यहां भी आ वाला साउंड लास्ट में आया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा ही, यानी उसने, एट वंस यानी तुरंत ही, ही एट वंस उसने तुरंत ही फेंक दिया। फेंकना की अंग्रेजी थ्रो, और थ्रो का सेकंड फॉर्म यहां पे लिखेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो थ्रू हो जाएगा। ही एट वंस थ्रू, अब क्या फेंक दिया, रंग का बर्तन। तो रंग का बर्तन के लिए आप लिख सकते हैं द पॉट ऑफ पेंट, पेंट का जो बर्तन था उसको फेंक दिया। अब कहां पे फेंक दिया, दीवार पर, उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। तो दीवार पर, यहां पे पर के लिए आप ऑन नहीं बल्कि अपॉन का यूज करेंगे, क्योंकि वो बर्तन पहले से दीवार पे नहीं था, उस पर फेंका गया। तो यहां पे कर सकते हैं अपॉन द वॉल, अपॉन द वॉल। तो हिज सर्वेंट सॉ हिम, उसके नौकर ने उसे देख लिया। ही एट वंस थ्रू द पॉट ऑफ पेंट अपॉन द वॉल, और उसने एकदम या तुरंत ही रंग का बर्तन दीवार पर फेंक दिया। अब इसके बाद देखिए, नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। तो नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले आपको बनाना है कि चित्रकार को बहुत क्रोध आया, ये चीज आपको लिखना है। तो यहां भी आ वाला साउंड आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा द आर्टिस्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द आर्टिस्ट। अब क्रोध आना के लिए गॉट एंग्री लिख सकते हैं, और यहां पे बहुत क्रोध आया है तो गॉट वेरी एंग्री कर सकते हैं, वेरी एंग्री। द आर्टिस्ट गॉट वेरी एंग्री, यानी कि चित्रकार को बहुत क्रोध आया। अब बचा क्या, नौकर के व्यवहार पर। अब देखिए एंग्री के साथ हम प्रेपोजिशन कौन सा यूज करें, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जब भी किसी पर्सन की बात होती है, अगर कोई किसी पर्सन से गुस्सा है, नाराज है, तो एंग्री के साथ विद का यूज करेंगे। और वहीं अगर उसके व्यवहार पर या किसी, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई निर्जीव चीज होता है, तो वहां पे आपको एट का यूज करना होता है। तो यहां पे उसके व्यवहार पर क्रोध आया, इसलिए एट का यूज कर सकते हैं। द आर्टिस्ट गॉट वेरी एंग्री एट द बिहेवियर, एट द बिहेवियर। और उसके नौकर के है तो हो जाएगा ऑफ द सर्वेंट, नौकर के। द आर्टिस्ट यानी कि चित्रकार गॉट एंग्री बहुत क्रोधित हुआ, एट द बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट, यानी कि नौकर के व्यवहार पर।
तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। तो वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। तो बढ़ा में भी देखिए आ वाला साउंड है लास्ट में, तो हो जाएगा ही एट वंस। यहां भी तुरंत आ गया, तो ही एट वंस मूव्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। मूव्ड फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे बढ़ा। अब किस लिए? उसे दंड देने के लिए। तो देने के लिए, यहां पे देखिए दंड देना में ने आ गया, इसलिए पनिश के पहले टू का यूज कर देंगे, इन्फिनिटिव आएगा। टू पनिश हिम, उसे दंड देने के लिए, यानी कि टू पनिश हिम। तो ही एट वंस मूव्ड फॉरवर्ड टू पनिश हिम, वह तुरंत ही उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। अब नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया। तो नौकर ने कारण बताया, पहले ये आपको लिखना है, हो जाएगा द सर्वेंट। द सर्वेंट। अब कारण बताने के लिए आप यहां पे एक्सप्लेन का भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर। अब रंग फेंकने का कारण बताया या फिर ऐसा करने का कारण बताया, यहां पे आप कर सकते हैं फॉर हिज एक्ट। फॉर हिज एक्ट द सर्वेंट एक्सप्लेन्ड। अब इसमें सेकेंड फॉर्म लगाना है क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। बताया, इसमें भी आ वाला साउंड है लास्ट में। द सर्वेंट एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर हिज एक्ट, यानी कि नौकर ने अपनी करनी का कारण बताया, जो भी उसने किया था उसका कारण बताया। अब लास्ट सेंटेंस हमारा है कि तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। तो तब के लिए अगर आप चाहें तो सबसे पहले देन लगा के, देन लिख के फिर कॉमा लगा देंगे। चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। अब यहां पे आ गया खुश होकर, इसमें होकर आ गया, यानी कि पार्टिसिपल का यूज यहां पे आप कर सकते हैं। खुश होकर है तो सबसे पहले होना की अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि बीइंग, और उसके बाद खुश का लिखेंगे हैप्पी, बीइंग हैप्पी। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सेंटेंस को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? यानी कि तब वह चित्रकार खुश हुआ और नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। खुश हुआ और नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। तो या तो इसमें एंड का यूज करके दोनों सेंटेंस को तोड़ दिया जाए, या फिर आप इसमें पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे है कि तोते ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उसे पानी में डाल दिया। मान लीजिए ये सेंटेंस है कि तोते ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उसे पानी में डाल दिया। तो या तो हम तोड़कर, कर इसमें आ गया तो पार्टिसिपल का यूज करें, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि तोते ने एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में डाल दिया। तो इस तरह से और थोड़ा इजी हो जाएगा। दोनों जगह पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके बीच में एंड लगा के आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस हमारा है कि तब उस चित्रकार ने खुश होकर, सिंपली यहां पे खुश होकर के लिए हम कर देंगे बीइंग हैप्पी। बीइंग हैप्पी यानी कि खुश होकर। देन बीइंग हैप्पी, तब खुश होकर उस चित्रकार ने नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। अब किसने दिया? उस चित्रकार ने। इसके लिए हो जाएगा द आर्टिस्ट। अब दिया के लिए, दिया यहां पे आ गया, यानी कि इसमें भी आ वाला साउंड आ रहा है, तो यहां पे गिव का सेकंड फॉर्म कर सकते हैं गिव, या फिर प्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं क्योंकि उपहार दिया है, यहां गेव भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हो गया द आर्टिस्ट गेव, यानी कि उस चित्रकार ने दिया। अब किसे दिया? द सर्वेंट, उस नौकर को। द सर्वेंट यानी कि उस नौकर को, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो किसे लगाने पर जो पता चलता है उसको पहले लिखेंगे। किसे दिया? नौकर को। यहां पे हो गया द सर्वेंट। अब क्या दिया? बहुत सारा इनाम। तो बहुत सारा इनाम के लिए क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ। कहीं पे अगर बहुत सारा आ जाए, ढेर सारा आ जाए, तो उसके लिए अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं, चाहे वो नाउन काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तो अ लॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं सबके साथ। तो अ लॉट ऑफ, और पुरस्कार के लिए लिख सकते हैं रिवार्ड्स। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि देन बीइंग हैप्पी द आर्टिस्ट गेव द सर्वेंट अ लॉट ऑफ रिवार्ड्स, यानी कि तब उस चित्रकार ने खुश होकर अपने नौकर को ढेर सारा इनाम दिया। तो इस तरह से देखिए ये पूरा का पूरा जो पैसेज है
इसमें मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ और स्टार्टिंग में दो जगहों पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। एक जगह पे कंडीशनल सेंटेंस आया हुआ है कि यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो जमीन पर गिर पड़ता। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत टफ नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको इस पैसेज में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी नहीं होगी, इसको आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस हिंदी के पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करके खुद से ट्रांसलेट करिए, तब आपको पता चलेगा कि ये पैसेज आपको कितना समझ में आया है और इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।